ओके बेटा, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फोर्स्ड ऑसिलेटर। ठीक है, अब देखो हमने कौन कौन से ऑसिलेटर पढ़े, मैकेनिकल है ना, देन हमने इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर पढ़ा, देन हमने पढ़ा डैम्ड ऑसिलेटर, अनडैम्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे द फोर्स्ड ऑसिलेटर। अब देखो नाम से ही क्लियर है कि फोर्स्ड ऑसिलेटर क्या होगा कि बाहर से हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे ड्यूरिंग ऑसिलेशंस। ठीक है, तो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 2। ठीक है, बट दिस इज़ योर सेक्शन नंबर सी। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, दिस इज़ योर सेक्शन सी, दैट इज़ फोर्स्ड ऑसिलेटर। तो हमने चैप्टर 1 में क्या क्या पढ़ा था, अनडैम्ड भी होती हैं ऑसिलेशंस और डैम्प्ड भी होती हैं, मतलब जिसकी डिसिपेशन एनर्जी लॉस भी होती है और कईयों की लॉस नहीं होती। राइट, अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट दिया हुआ है। बोल रहे हैं कि जब हमने नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर किया था, नेचुरल ऑसिलेटर इसमें कौन सा, दैट इज़ मैकेनिकल। ठीक है, तो उसमें स्प्रिंग का केस था, एक रिजिड बॉडी थी, स्प्रिंग था और हमारे पास मास था। तो उसमें बेसिकली हमने क्या देखा था, उसमें इनर्शियल प्रॉपर्टीज़ और इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी। और अनडैम्ड ऑसिलेटर कौन सा था, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर, और वो किस पे डिपेंड कर रहा था, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस पे। यही पढ़ा था ना, जिस पे चार्जेस जो चेंज हो रहे थे। एंड उसमें जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी थी दैट इज़ हमारी F0 थी मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में, जो कि इनर्शियल और इलास्टिक करेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती थी। ठीक है, पर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर उसमें क्या था, वो डिपेंड करता था बेसिकली हमारे इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस पे भी। जब हमने लास्ट टाइम किया था डैम्ड, तो हमने एक रेजिस्टेंस और ऐड की थी, याद है, जिसको विस्कस ड्रैग बोला था हमने। तो ओवरऑल ये बोल रहे हैं कि बेसिकली फोर्स्ड ऑसिलेटर क्या होता है, देयर मस्ट बी एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब बाहर से हमने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी अप्लाई किया ड्यूरिंग दैट ऑसिलेशन। मतलब वो ऑलरेडी आपका सर्किट या फिर बॉब या स्प्रिंग ऑलरेडी ऑसिलेशंस कर रहा होगा, पर हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी उस पर अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से उसको क्या बोलेंगे, फोर्स्ड ऑसिलेटर। ठीक है, अब देखो उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं। सबसे पहले तो है ट्यूनिंग फोक है, वो भी फोर्स्ड ऑसिलेटर में आती है कि हम उस पर सोनोमीटर पे उसको क्या करते हैं, मारते हैं, देन उसमें से क्या प्रोड्यूस होती हैं, वाइब्रेशंस। ठीक है, सिमिलरली उन्होंने एग्जांपल दी है डायाफ्राम की। ठीक है, दैट इज़ लाउड स्पीकर, उसमें भी कॉन्टीन्यूसली क्या होता है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। तो बेसिकली वो भी क्या, कौन सी वाइब्रेशन होती है, फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि अगर हमने मान लो मैकेनिकल ऑसिलेटर बनाना है, ठीक है, हमने सीरीज़ में रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस को लगा दिया, तो वो कौन सी एग्जांपल बन जाएगी हमारे पास, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर की। तो दिस इज़ योर इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके ओके, नाउ वी हैव टू स्टडी व्हाट इज़ फोर्स्ड ऑसिलेटर। ठीक है, ध्यान से सुनो। एन ऑसिलेटर टू विच अ कॉन्टीन्यूस एक्साइटेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल बॉबी है हमारे पास। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन हमने क्या किया, उस पर और फोर्स अप्लाई कर दी। ठीक है, फोर्स अप्लाई कर दी, तो उस ऑसिलेटर को क्या बोलेंगे हम, फोर्स्ड ऑसिलेटर। इट्स हेयर क्या वर्ड लिखा है, एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब हमने बाहर से अपनी तरफ से और फोर्स लगाई, पहले फोर्स उसमें पहले ही थी। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 2 पार्ट्स। सबसे पहले है द एक्सटर्नल ड्राइविंग एजेंसी एंड सेकेंड वन इज़ द ड्राइविंग सिस्टम। ठीक है, अब ये हम स्टडी करेंगे कि ये दोनों बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, ओके, ड्राइविंग सिस्टम क्या होता है, इट इज़ जनरली डैम्प्ड ऑसिलेटर। ठीक है, डैम्प्ड मतलब जिसकी ऑसिलेशन क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, और द ड्राइविंग एजेंसी क्या है, द ड्राइविंग एजेंसी इन केस ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम ऑफ सोर्स ऑफ मैकेनिकल फोर्स एंड दैट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो बोल रहे हैं कि मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में हम उस फोर्स को क्या बोलेंगे, मैकेनिकल फोर्स, और इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के केस में हम उस फोर्स को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगी, इसकी ड्राइविंग फोर्स या ड्राइविंग एजेंसी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ड्राइविंग सिस्टम क्या होता है, ये भी एक तरह की एक्सटर्नल एजेंसी है या कह लो एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, और जो ड्रिवन सिस्टम है दैट इज़ ऑसिलेटर। ठीक है, that are completely related to each other in such a way that a continuous supply of energy takes place। मतलब होगा क्या, दोनों का काम क्या है, बेसिकली दोनों बाहर से फोर्स ही देंगे ऑसिलेटर को, सो दैट वो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करे। ठीक है,
विदाउट एनी फीडबैक ऑफ एनर्जी, मतलब लॉस नहीं होगा एनर्जी का, वो कॉन्टीन्यूसली क्या करेगा, एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प से वाइब्रेट करता रहेगा, ठीक है। अब देखो कहते अगर हमने उस ऑसिलेटर को फोर्स्ड ऑसिलेटर बनाना है तो दो टेक्निक्स होंगी। सबसे पहले बाय अरेंजिंग वेरी वेरी वीक कपलिंग बिटवीन द ड्राइविंग एंड ड्रिवन सिस्टम, मतलब ड्राइविंग सिस्टम के बीच और ड्रिवन सिस्टम के बीच हमें एक क्या करनी पड़ेगी, कपलिंग मतलब दोनों को अटैच ऐसे करना पड़ेगा कि वो फोर्स्ड ऑसिलेटर की तरह एक्ट करे, ठीक है। सेकेंड वन है बाय हैविंग अ ड्राइविंग सिस्टम विद अ वेरी वेरी लार्ज रिजर्वायर ऑफ एनर्जी, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोर्स हो, मतलब एनर्जी हो, सो दैट उसकी जो डैम्पिंग है, मतलब उसमें डिसिपेशन ऑफ एनर्जी ना हो, ठीक है। इफ़ एनी फ्रॉम द ड्रिवन सिस्टम, कहते अगर ऐसा हुआ तो जो एनर्जी लॉस होगी उसमें वो क्या होगी, नेग्लिजिबल, मतलब हम उसको मानेंगे ही नहीं कि कोई लॉस हो भी रहा है। इन केस ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर ऐसा कब होगा, जब रेजर्वायर एनर्जी हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी, ठीक है। तो ऐसे इसको हमने सेटअप करना है, ठीक है। अब हम फोर्स्ड ऑसिलेटर की इक्वेशन को डराइव करेंगे, ठीक है, यूजिंग मैकेनिकल ऑसिलेटर एंड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर, ठीक है। कहते मान लो अ डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज कॉन्टीन्यूसली एक्टेड अपॉन एन एक्सटर्नल एजेंसी, मान लो कि कोई डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है, वो कॉन्टीन्यूसली एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। कैसे कर रहा है, हार्मोनिकली, वेरिंग एक्साइटेशन इन द फॉर्म ऑफ फोर्स टू अ मैकेनिकल ऑसिलेटर, मतलब अगर मैकेनिकल ऑसिलेटर है तो वो कौन सी फोर्स होगी, मैकेनिकल, ठीक है। और अगर हमने इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर की बात करनी है तो बेसिकली वहाँ पे कौन सी फोर्स होगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। सो देखो देयर इज़ बेसिकली एन मैकेनिकल ऑसिलेटर, ठीक है, हैविंग स्प्रिंग एंड मास। अब देखो इस पे फोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करी है, दैट इज़ F0 e raised to power आयोटा ओमेगा टी, ठीक है। आयोटा इसमें जो फैक्टर है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो ये आपको पता है कि कॉज कोसाइन और साइन के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी सोल्यूशन क्या बन गया, F इज इक्वल्स टू F0 कॉज ओमेगा टी प्लस आयोटा F0 साइन ओमेगा टी, हेयर ओमेगा इज़ योर एंगुलर स्पीड, ओके। देखो वो आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इज़ F0 कॉज ओमेगा टी हमारा क्या है, रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, दैट इज़ F0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो बेसिकली दीज टू फोर्सेज आर बेसिकली कहाँ पे लग रही हैं ये दीज टू फोर्सेस, ऑसिलेशन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। एक तो रियल पार्ट था और सेकेंड वन इज़ योर इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब आपको याद होगा कि हमने इस केस में क्या किया था, मीन पोजीशन से वो कहाँ पे गया था, एक्सट्रीम पे, ठीक है। देन वो बैक आया था, ठीक है, विद सम रीस्टोरिंग फोर्स। तो सबसे पहले कौन सी फोर्स लगेगी उस पर, दैट इज़ रीस्टोरिंग फोर्स, दैट इज़ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x विद नेगेटिव साइन, यही किया था हमने, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था तो हमारे पास आया था एक स्टिफनेस कांस्टेंट और यू कैन से स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट। सेकेंड वन इज़ योर डैम्पिंग फोर्स, ये भी हमने बहुत बार निकाली, दैट इज़ -r dx बाई dt, ठीक है। जो r है इसमें वो कौन सा फैक्टर है, डैम्पिंग कांस्टेंट का, नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि दो फोर्सेस होंगी, एक ड्राइविंग एजेंसी एंड ड्रिवन सिस्टम, ठीक है। तो ड्राइविंग फोर्स कौन सी होगी इसमें, दैट इज़ योर F इज इक्वल टू F0 e raised to power आयोटा ओमेगा टी। F0 इसमें क्या डिपिक्ट कर रहा है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। और नेगेटिव साइंस जो है ऊपर दोनों इक्वेशंस में वो क्या डिपिक्ट कर रहा था कि डैम्पिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट को अपोज कर रही है, ठीक है, या उसको रिटार्डिंग फोर्सेस भी बोल सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू से, ओके। तो हमने लगाया न्यूटन का सेकेंड लॉ, वो क्या बोलता है, mv² इज इक्वल टू फोर्स, राइट। तो फोर्स देखो ये भी फोर्स है हमारे पास दिस, और देखो mv² इज़ योर ऑल्सो फोर्स, जो कि फोर्स के इक्वल है। तो हमने क्या किया, इस फोर्स को और इस फोर्स को कर दिया इक्वेट, देखो, और वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx बाई dt, तो वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा था तो बन गया d² x बाई dt स्क्वायर। तो देखो ये वाली इक्वेशन आपके पास आ गई, दिस वन, ठीक है। -r dx बाई dt भी आपके पास फोर्स है, दैट इज़ डैम्पिंग फोर्स, वो भी साथ में लिख दी। ड्राइविंग फोर्स भी फोर्स है, ये भी साथ में लिख दी, तीनों फोर्स हमने लिख दी साथ में, ठीक है। अब देखो ये काम हमने कितनी बार कर लिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में अरेंज करके हमने बना दिया। तो दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर, ठीक है।
हमने मैकेनिकल ऑसिलेटर पढ़ लिया, डैम्पिंग का मैकेनिकल ऑसिलेटर पढ़ लिया, ये है फोर्स्ड ऑसिलेटर। तो तीनों में कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ पे वर्ड दिख गया मैकेनिकल ऑसिलेटर तो वहाँ पे मैकेनिकल ऑसिलेटर ही सिर्फ डेरिवेशन करनी है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर बोला गया तो उसकी निकालनी है, दैट इज़ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, डैम्प्ड के केस में डिफरेंट होगा क्राइटेरिया। दिस इज़ योर फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर। ठीक है, देख लो यहाँ तक कोई डाउट है तो। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ योर इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। देखो इसमें है रेजिस्टेंस लगी है, कैपेसिटेंस एंड योर इंडक्टर, दो तीनों की तीनों हमने कैसे लगाई है, सीरीज़ में लगाई है। ठीक है, सो यहाँ पे पोटेंशियल को उन्होंने डिनोट किया है जाए के साथ। ठीक है, जाए इज इक्वल टू जाए नॉट ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी। तो हमने बोला था कि जब हम इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर करेंगे तो उसमें कौन सी फोर्स होगी, दैट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज़ ईएमएफ। ठीक है, तो वो है ये। ठीक है, अब देखो हमारे पास V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो दिस इज़ योर पोटेंशियल बेसिकली अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो देखो हमारे पास V पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पे कितना है, जाए, तो जाए इज इक्वल टू आर इंटू आई लिख लिया ये वाले टर्म से। ठीक है, तो व्हाट इज़ आई हेयर, आई इज़ योर चार्ज पर यूनिट टाइम, तो उसका स्मॉल डेरिवेटिव ले लिया, वो लिख दी वैल्यू यहाँ पे आई की जगह पे। ठीक है, आई इज़ बेसिकली क्या है यहाँ पे, आई इज़ द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट ड्यू टू चार्ज क्यू। ये चार्ज किसके ऊपर था, कैपेसिटर के ऊपर। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया नॉर्मल पोटेंशियल हमारे पास। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल। अब कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल कौन देता है, दैट इज़ चार्ज, दैट इज़ चार्ज पर यूनिट कूलम। ठीक है, तो ये आ गया क्यू बाय सी। उसके बाद इंडक्टर के ऊपर दैट इज़ एल डी आई बाई डी टी, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो डी आई की जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, डी क्यू बाई डी टी, तो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर बन गया। अब हमने लगाया किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है कि जितनी भी वोल्टेजेस होती हैं किसी पर्टिकुलर सर्किट में, उसका एल्जेब्रिक सम किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल। तो सारी पोटेंशियल्स की वैल्यू हमने की ऐड और इज इक्वल टू क्या कर दिया, जो मैक्सिमम वाला पोटेंशियल था दैट इज़ वी। ठीक है, तो दिस इज़ योर डिफरेंशियल इक्वेशन इन केस ऑफ विच वन, दैट इज़ फोर्स्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। ठीक है, देखो इसमें तीन टर्म्स आ रही हैं बेसिकली। ठीक है बिल्कुल सेम ही है। इसमें चार्जेस की बात करनी है और मैकेनिकल ऑसिलेटर में हमने किसकी बात करनी है, डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है,